स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम आपको बताएंगे रैखिक प्रोग्रामन, लीनियर प्रोग्रामिंग। ये प्रश्नावली 12.1 बनाया जा रहा है, भाग 1 है। क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है इसलिए भाग 1 में बना रहा हूँ। भाग 2, भाग 3 इस तरह से मैं कंप्लीट कर दूंगा। 12.1 को और 12.2 को, दोनों को जल्द से जल्द मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि रैखिक प्रोग्रामन जो आ जाएगा कि लीनियर प्रोग्रामिंग में हमें कैसे करना है। इसका जो शॉर्ट नेम होता है उसको हम कहते हैं एलपीपी। एलपीपी भी इसको कहा जाता है। अगर आप एलपीपी सर्च करते हैं तो हमारा एक वीडियो और आ जाएगा जो बेसिक लेवल पर बनाया गया है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 12.1। सबसे पहले इसमें थोड़ा सा हम रूल बताएंगे, किस रूल से आपको करना है। एक नियम होता है, उसी नियम के आधार पे आपको इसको करना पड़ेगा। ठीक है, नियम व शर्त चलिए बता देते हैं। तो यहाँ पे हम आपको बताते हैं इसके नियम व शर्त, किस स्टेप में हम इसको सवाल लगाएंगे। इसके कुछ स्टेप बनाए गए हैं, उसी स्टेप के आधार पे अगर सवाल लगाते हैं तो सारे मार्क्स आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। जो पहला स्टेप आएगा वो आएगा आपका, हमारा अधिकतमीकरण करना है या न्यूनतमीकरण करना है उसका पता लगाना। तो उसके लिए मैं इसको लिख देता हूं। तो यहाँ पे पहला स्टेप मैंने लिख दिया है, दिए गए असमीका से अधिकतमीकरण या न्यूनतमीकरण का पता लगाना। हमें पहले ये पता करना होगा क्वेश्चन से, तो हमें अधिकतमीकरण ज्ञात करना है या न्यूनतमीकरण ज्ञात करना है। हमें प्रश्न ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न के अंत में या तो स्टार्टिंग में ही लिखा रहेगा कि इस समीकरण का अधिकतमीकरण कीजिए या तो न्यूनतमीकरण कीजिए, इन्हीं दोनों में से कोई भी पूछ सकता है। तो पहला स्टेप हमें इसको पता लगाना पड़ेगा कि क्या पूछ रहा है। अब स्टेप नंबर 2, सेकेंड स्टेप है, दिए गए निबाद असमीका को समीकरण में व्यक्त करके एक्स वाई का बिंदु ज्ञात करना। अब ये जो स्टेप हम आपको बता रहे हैं, अभी इस स्टेप में हम सवाल लगा के बताएंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या क्या बता रहा हूं। अब ये निबाद क्या है? निबाद का मतलब जो हमें असमीका दिया रहेगा, हो सकता है 1 दिया रहे या तो 2 दिया रहे। अभी क्वेश्चन जब आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा निबाद है। तो उस निबादों को, असमीका को हमें समीकरण में पहले व्यक्त करना है, फिर एक्स और वाई का बिंदु हमें ज्ञात करना है। फिर तीसरा स्टेप, नंबर 3 स्टेप है, बिंदु के मदद से चित्र का दर्शाना। मतलब जो हम बिंदु निकाल लेंगे एक्स वाई का, उस बिंदु से हमें चित्र बनाना है। चित्र कैसे बनाएंगे सिंपल तरीके से अभी हम आगे बताने वाले हैं। स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में है, बिंदु से अधिकतमीकरण या न्यूनतमीकरण ज्ञात करना। तो हमें जो बिंदु मिलेगा उसी बिंदु से हमें लास्ट में निकालना है कि वो क्वेश्चन अधिकतमीकरण बोल रहा था तो अधिकतमीकरण निकालेंगे, अगर बोलेगा क्वेश्चन में न्यूनतमीकरण निकालिए तो हम न्यूनतमीकरण निकाल लेंगे। तो चलिए इसी स्टेप की मदद से हम क्वेश्चन को लगाना शुरू करते हैं, जो क्वेश्चन आपके ही बुक से लिया जाएगा। तो ये मैंने क्वेश्चन ले लिया जो आपके ही बुक से एनसीईआरटी पैटर्न 2018 और 19 के लिए लिया गया है। पहला क्वेश्चन है, ग्राफीय विधि से रैखिक प्रोग्रामन समस्याओं को हल कीजिए। हमें ग्राफीय विधि से हल करना है, ये भी हमें ध्यान देना है क्योंकि जो रैखिक प्रोग्रामन है ये उच्च लेवल पे भी आता है। और उच्च लेवल अगर आप पढ़ेंगे, जैसे अगर आप बीएससी लेवल पे जाएंगे, एमएससी लेवल पे जाएंगे, तो आपको उस समय सिंप्लेक्स विधि से पढ़ना पड़ेगा रैखिक प्रोग्रामन को। तो लेकिन सिंप्लेक्स विधि आपके सिलेबस में नहीं है, आपको ग्राफीय विधि से पढ़ना है, तो हम ग्राफीय विधि से आपको बताने वाले हैं। तो चलिए हम आपको बता देते हैं ग्राफीय विधि से कैसे हल करते हैं। और यहाँ पे z बराबर दिया है 3x + 4y = 4y का अधिकतमीकरण कीजिए। हमें यहाँ पे ये चीजें दिख गया है जो ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है अधिकतमीकरण। ठीक है, तो अधिकतमीकरण के अनुसार हम वही स्टेप बाय स्टेप लगाएंगे। हमारा पहला स्टेप क्या था? हमारा पहला स्टेप था दिए गए असमीका से क्या ज्ञात करना? अधिकतमीकरण या न्यूनतमीकरण ज्ञात करना। तो मतलब हमें क्या ज्ञात करना है? अधिकतमीकरण ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे स्टेप 1 में, स्टेप 1 में यहाँ पे लिखेंगे z बराबर 3x + 4y का अधिकतमीकरण करना। ये हो गया पहले स्टेप में। पहले स्टेप में हमें पता चल गया कि हमें अधिकतमीकरण करना है और न्यूनतमीकरण नहीं करना है। ये हो गया पहला। अब उसके बाद उसमें कुछ हमें क्या दिया है? असमीका दिया है x + y < ≤ 4 और दूसरा दिया है x > or = 0, y > or = 0। ये हमें अलग अलग दिया गया है। ठीक है, अब इन तीनों की मदद से हम क्या ज्ञात करेंगे? बिंदु ज्ञात करेंगे। स्टेप 2 तो अब हम स्टेप नहीं लिखने वाले हैं, स्टेप मैंने आपको बताया था कि कैसे कैसे आपको ज्ञात करना है।
अब दूसरा स्टेप से हम लेना शुरू करते हैं। x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 4। अब इसको अगर चेंज करेंगे समीकरण में तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये हो गया। अब ये तो हो गया और इसके बाद ये जो दोनों दिया है ये क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये हो गया x बराबर 0। y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो इसको समीकरण में व्यक्त करेंगे, ये हो जाएगा y बराबर 0। समझ में आ रहा होगा आपको। इसको समीकरण में व्यक्त करना है, मतलब जो असमीका हमारा दिया गया है इसको सर्वसमीका के इक्वल टू में समीकरण में हमें व्यक्त कर लेना है। तो ये हो गया, व्यक्त हो गया, तो ये 0 आ गया। अब x बराबर 0 रखेंगे, y बराबर 0 रखेंगे तो हमें बिंदु प्राप्त होगा। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं x बराबर 0 रखने पर, जब हम x बराबर इसमें 0 रखेंगे तो y का मान क्या आ जाएगा, y बराबर 4 आ जाएगा। तो इससे हमें क्या बिंदु मिला, x बराबर 0 तो y बराबर 4, ये पहला बिंदु आ गया। ठीक है, ये पहला बिंदु हमें मिल चुका है जिसको हम a नाम दे देते हैं। a पहला बिंदु आ चुका है। इसी तरह से अगर y बराबर 0 रखने पर, अगर हम y 0 रखते हैं तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो ये बिंदु मिला b का, जो है x का 4 है, y का 0 है। इस तरह से ये दो बिंदु मिल गया। अब इन दोनों बिंदुओं से हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है, चित्र। तो चलिए अब हम चित्र को बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने चित्र को बना लिया है। एक चतुर्थांश ले लिया, इस चतुर्थांश में ये x अक्ष, x डैश, y अक्ष, y डैश अक्ष ये ले लिया और इसमें नंबरिंग कर लिया। ठीक है, तो नंबरिंग मैंने 5 तक ही किया क्योंकि इसकी जो बिंदु है वो 4 से अधिक नहीं था। ठीक है, तो जरूरत के अनुसार आप नंबरिंग करें, ऐसा नहीं कि नंबरिंग आपने 10 तक कर दिया और आपको पॉइंट केवल 4 तक ही ले जाना है। जरूरत के अनुसार करेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। अब देखिए पहला बिंदु हमारा क्या था, पहला बिंदु था हमारा, देख लेते हैं ऊपर, पहला बिंदु 0 4 फिर 4 0। तो पहले 0 रखते हैं, ये x के लिए दोनों है, स्टार्टिंग का x के लिए। तो 0 हमारा यहाँ पे है तो y का 4 पे है, मतलब यहाँ पे पहला बिंदु मिल गया। ये हो गया a के लिए। ठीक है, ये बिंदु a के लिए क्या है, 0 4। अब इसी तरह से दूसरा बिंदु है 4 0, 4 हमारा x का है तो हम लेते हैं x पर, ये हो गया 4 और 0 इसी पे आएगा, ये हो गया, ये b के लिए है। तो ये दोनों बिंदु हमें मिल गया। तो इन दोनों बिंदुओं से हमें एक रेखा खींचना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे रेखा खींच लेते हैं। देखिए ये हो गया एक रेखा। ठीक, इस रेखा को मैंने खींच लिया। अब देखिए ये रेखा जब खींचा गया है तो ये देखिए एक ही रेखा खींचा जाएगा क्योंकि इसमें केवल एक ही हमारा क्या दिया गया था, असमीका दिया गया था। तो एक असमीका से एक ही रेखा खींचा जा सकता है। बाकी दो और था, x बराबर 0 y बराबर 0, तो ये तो इसी पर आ जाएगा, उससे हमें मतलब नहीं पड़ेगा। अब बचा क्या, हमें दिख रहा है कि a b और o ये हमारा क्या बन रहा है, एक घिरा हुआ भाग मिल रहा है। तो ये हमारा छायांकित भाग हो जाएगा टोटल। इसको अब छायांकित भाग कर दीजिएगा। ठीक है, अब यहां तक तो मैंने ग्राफ भी बना दिया। अब इन्हीं दोनों बिंदुओं से हमें यह भी ज्ञात करना है कि अधिकतमीकरण करना है या न्यूनतमीकरण। तो चलिए वो ज्ञात करते हैं। चलिए तो अब हमें अधिकतमीकरण ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे ये देखिए। चित्र में दिए गए बिंदु पर z का मान निम्न सारणी के अनुसार हम ज्ञात करेंगे। हमें z का क्या ज्ञात करना है, z का अधिकतमीकरण ज्ञात करना है। हमें उसी चित्र में जो बिंदु दिया गया तो उसी बिंदु की मदद से। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु या केवल बिंदु लिख लीजिए। यहाँ पे बिंदु को हम दर्शाएंगे और इस साइड दर्शाएंगे z के संगत मान। z का संगत मान हमारा क्या दिया गया था, वो था z बराबर 3x प्लस 4y, यही हमारा था। ठीक, यही था, इसी का हमें क्या करना था, अधिकतमीकरण करना था। तो चलिए बिंदु को ले लेते हैं। तो पहला बिंदु हमारा 0 0 मूल बिंदु, जो कि x बराबर 0 y बराबर 0 के लिए था। दूसरा बिंदु था हमारा a के लिए ना, x बराबर 0 और y बराबर 4 आया था a के लिए। और इसी तरह से b के लिए क्या आया था, b के लिए आया था 4 और 0, ये आया था। तो इन्हीं बिंदुओं के अनुसार हम रखेंगे। अगर पहले में x बराबर 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, दूसरे में 0 रखेंगे तो 0। तो 0 प्लस 0 बराबर 0, ऐसे देख लीजिए, 0 प्लस 0 बराबर 0 हो गया। अब दूसरे में रखेंगे तो z बराबर, यहाँ पे x बराबर 0 रखेंगे तो ये टोटल 0, अब प्लस y बराबर 4 रखेंगे तो 4 चौके 16 इज इक्वल टू जोड़ देंगे 16 हो गया। इसमें 4 रखेंगे तो 4 3 के 12, अब प्लस ये हो जाएगा 0 बराबर 12।
तो अब हमें जो ये सारणी मिल रहा है, इस सारणी की मदद से ये तीनों में देखना है कि कौन सा अधिकतमीकरण है। अधिकतमीकरण सबसे अधिक कौन सा है, 16 है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक लाइन, क्या, अतः जेड का अधिकतमीकरण किस बिंदु पर है ये भी दर्शाना है। बिंदु हमारा 0, 4 पर है। अधिकतमीकरण बिंदु A 0, 4 पर अधिकतम मान कितना है, अधिकतम मान 16। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपको पूरे अंक दे दिए जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन लिखा है, निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर दिया है -3x + 4y का न्यूनतमीकरण ज्ञात कीजिए। इस बार जो क्वेश्चन आया ये है न्यूनतमीकरण के लिए। तो ठीक है, न्यूनतमीकरण हम ज्ञात करते हैं। और इसमें जो हमें अलग अलग अवरोध दिया है वो पहला ये दिया है, दूसरा ये है, और तीसरा ये है, और चौथा ये। 4 अलग अलग हमें असमका दिया गया है। इसी असमका की वजह हम इसकी मदद से क्या करेंगे, पहले बिंदु ज्ञात करेंगे और अधिकतमीकरण या न्यूनतमीकरण जो दिया उसको हम ज्ञात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, z बराबर -3x + 4y का न्यूनतमीकरण करना है। ये तो हमारा एक क्या हो गया, उद्देश्य फलन हो गया। उद्देश्य फलन अगर हमें पता चल गया कि z बराबर इतना का हमें न्यूनतमीकरण करना है तो पहले को ले लेते हैं। देखिए 1 2 तो है, तो पहला नंबर हम डालेंगे। हम पहले को लेंगे x + 2y ≤ 8। अब इसको चेंज करेंगे समीकरण में, तो ये हो जाएगा x + 2y = 8। ये हो गया। अब यहां से मैंने ये तो ले लिया। अब इसमें x बराबर अगर हम 0 रखते हैं, x बराबर 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 2 से भाग देंगे, आ जाएगा 4। मतलब बिंदु मिल गया 0 से 4, पहली बिंदु। इसी तरह से अगर हम y बराबर अगर 0 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, y बराबर 0 तो x बराबर 8 लिखेंगे, x बराबर 8। इसकी बिंदु क्या हो गई, 8 0। ये पहले हमें असमिका से 2 बिंदु प्राप्त हो चुका। इसी तरह से हमें दूसरे असमिका को लेना पड़ेगा। तो लिखेंगे सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है 3x + 3y ≤ 12। अब इसको चेंज करेंगे समीकरण में, 3x + 3y = 12। क्लियर है। अब इसके बाद हम यहाँ पे भी x बराबर 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 चौक के 12, 4 बार में कट जाएगा, मतलब 0 4 आ जाएगा। ठीक है। अब इसी तरह से सेकंड y बराबर अगर 0 लेते हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी, y बराबर 0 तो x की वैल्यू भी 4 ही आ जाएगा। तो लिखेंगे 4। मतलब इसकी बिंदु है 0 से 4, ये 4 से 0 है, 4 से 0 तक। ठीक, ये हो गया। और तीसरा जो है वो क्या है, तीसरा है x ≥ 0 या x बराबर 0। और चौथा है y ≥ 0 या y बराबर 0। तो ये भी हमारा एक बिंदु मिल गया 0 0। एक बिंदु ये मिल गया, एक बिंदु ये और एक बिंदु ये। यहाँ पे 3 अलग अलग मिल गया। इसकी मदद से पहले हम ग्राफ को बनाते हैं। तो चलिए मैंने यहाँ पे ग्राफ बना लिया है, सेम वही चतुर्थांश, और ये x x' y y', और इसमें नंबरिंग भी कर लिया है। करने के बाद इस बिंदु को बैठाना है 0 से 4, तो ये हो गया 0 से 4। देखिए y में 4 है तो ये हो गया 4 तक। तो हम यहाँ पे एक बिंदु ले लेते हैं, ये हो गई बिंदु। फिर 8 से 0 तक, मतलब ये बिंदु है, तो इस बिंदु को भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे मिल गया हमें एक बिंदु। अब ये दोनों बिंदु एक ही रेखा के लिए था, तो ये यहां से हम एक रेखा खींच लेते हैं। तो ये हो गया एक रेखा। ठीक है, इस तरह से मैंने एक रेखा खींच लिया। उसके बाद दूसरा है 4 0 मतलब ये 4x में है और ये 0 पे, मतलब यहाँ पे बिंदु मिल गया। तो इस बिंदु से भी हम ले लेते हैं। तो ये हमारा जाएगा यहां से। ठीक, ये हो गया। ये है 4 0 और ये हमारा कितना है, ये है 4 8। 4 से 0 पे है और ये अलग अलग, मतलब 4 से 0 पे तो ये है और ये है 8 से 0 तक। तो इन दोनों को मैंने ले लिया। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो कटान बिंदु ये कहाँ पे है,
ये कटान बिंदु को भी हमें ध्यान में रखना है। तो ये कटान बिंदु हमें दिख रहा है 2 और 3 पर, 2 3 पर, 2 हमारा x पर है, y हमारा 3 पर है, 3 पर y, x पर 2। ठीक, तो हमें एक बिंदु क्या क्या मिला, हमें 3 बिंदु 4 बिंदु अलग अलग मिल चुका है। पहला तो मूल बिंदु, दूसरा बिंदु हमें मिला है 4 0, ये हो गया, फिर 2 3 एक बिंदु मिल गया और 0 4 इस तरह से भी अलग अलग मिल गया। ठीक है, यह है 0 4, अलग अलग सभी बिंदु मिल गए। इसकी वजह से हम न्यूनतमीकरण चलिए ज्ञात करते हैं। तो देखिए न्यूनतमीकरण, तो बिंदु के लिए हम ले लेते हैं। तो पहला बिंदु हमारा क्या था 0 0, तो ये हो गया 0 0 बिंदु। ठीक, 0 0, अब यहाँ पे 0 रखेंगे, 0 रखेंगे तो z की वैल्यू आ गई 0। अब दूसरा बिंदु था 4 0, ये हो गया, तो z बराबर -3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू वाई की वैल्यू 0 इज इक्वल टू -12 हो गया। ठीक, अब तीसरा बिंदु था वो था 2 3 जो कटान बिंदु था, तो z बराबर -3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कितना, 3 दूनी के 6, 4 3 12, 12 में से 6 गया 6। अब अगला बिंदु था 0 4, ये हो गया, तो z बराबर 0 4 को निकालेंगे तो ये हो जाएगा 16। हमें ज्ञात करना है न्यूनतमीकरण। अगर मैक्सिमम अधिकतमीकरण ज्ञात करना होता तो हम 16 ले लेते, लेकिन न्यूनतमीकरण करना है तो माइनस में आया हुआ है ये वैल्यू, तो हम लिख सकते हैं कि z बराबर -12 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर जो मान दिया है उसका अधिकतमीकरण हमें करना है। ठीक, और अलग अलग असमीका दिया है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, 4 असमीका भी दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से इसको लगाया जाता है। तो ये आज का अंतिम वीडियो है, क्योंकि आपको जब समझ में आ रहा है तो बार बार इस तरह से क्वेश्चन बनाने से कोई फायदा नहीं है। चलिए इसमें समझिए, इसमें करना ये है कि अधिकतमीकरण ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं, लिखेंगे z बराबर 5x प्लस 3y, इसका हमें करना है अधिकतमीकरण। अधिकतमीकरण ज्ञात करना है तो लेते हैं पहले को, 3x प्लस 5y लेस देन और इक्वल टू 15, या 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। अब यहाँ पे हम क्या रखेंगे, x बराबर, अब देखिए 0 अगर रखते हैं, x बराबर 0 रखते हैं तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी, मतलब 0 3 हो गया। अब x बराबर, अब y बराबर हम रखते हैं, y बराबर 0, y बराबर अगर 0 रखेंगे तो x बराबर मिल जाएगा 5, ये हो गया 5 3। ठीक, इस तरह से हमें ये प्राप्त हो गया। अब लेते हैं सेकंड को, चलिए सेकंड को ले लेते हैं। सेकंड नंबर है 5x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 10। तो यहां से समीकरण बनेगा 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो x बराबर, अब यहां पे देखिए, अब 0 अगर लेते हैं, x बराबर क्या लेते हैं 0, तो y बराबर मिल जाएगा 5, ये हो गया। ठीक है, इसमें x बराबर 0 लेते हैं, y बराबर 5, तो ये बिंदु मिल गया 0 5। अब y बराबर क्या लेते हैं, y बराबर अगर 0 लेते हैं, अगर y बराबर हम 0 लेते हैं तो x बराबर मिल जाएगा 5 दूनी के 10 2, मतलब 2 0, इस तरह से ये आ गया, ये हो गया। अब तीसरा क्या है, तीसरा हमारा है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 या x बराबर 0। फिर चौथा है y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 या y बराबर 0। ये भी एक बिंदु हमारा मिल गया, इससे 0 0 मूल बिंदु। तो इन सभी की मदद से चलिए ग्राफ बना लेते हैं। तो ये मैंने ग्राफ खींच लिया, अब इसको हम ग्राफ में बैठाएंगे। पहला बिंदु है 0 से 3, 0 से 3 यहाँ पे बिंदु मिल गया, और उसी समीकरण में 5 से 3 भी है, तो ये हो गया 5 से 3 क्या है, 5 से 3 नहीं है, 5 से 0 है। यहाँ पे मैं ध्यान नहीं दिया, 5 से 0 है, ये 5 हो गया, ये 0 हो गया, तो ये हो गया 5 0, ये हो गया बिंदु। तो इन दोनों को पहले रेखा खींच लेते हैं, तो यहाँ पे हमें इसका रेखा ये प्राप्त हो गया। ठीक, अब सेकंड के लिए है, सेकंड के लिए है क्या क्या, ये देखिए 0 5 2 5 ये है, तो इसको लेंगे 0 5, तो यहां से 0 से 5 तक, फिर 2 5 2 से 5 तक, ये हो गया 2 तक। ठीक है, अब यहाँ पे इसको भी हम करेंगे एक रेखा
ये हो गया एक रेखा। अब देखिए ये जो कटान बिंदु पे मिला है ये कहाँ पे मिला है, कटान बिंदु को हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो कटान बिंदु इसके बीच में मिला है और एक इसके बीच में मिला है। तो इसके बीच में मिला है तो हम क्या कर सकते हैं, वो पॉइंट में भी आ सकता है। तो जो पॉइंट में आएगा उसको लगभग पॉइंट में आपको नाप लेना है, या तो उसको बटे में भी लिख सकते हैं। जैसे 20/19 अगर भाग देते हैं तो 1 दशमलव कुछ आएगा पॉइंट में, तो ये पॉइंट में भी आ जाएगा। मतलब इन दोनों के बीच का अंतर क्या है, पॉइंट में भी आएगा। और ये 45/19। अब ये तो यहाँ पे कटान बिंदु हमें मिल गया, ठीक है। तो हमें कौन कौन से बिंदु लेकर न्यूनतमीकरण या अधिकतमीकरण करना है, 1, 2, 3 बिंदु और एक मूल बिंदु। क्योंकि ये सुसंगत भाग मिल रहा है, जो छायांकित हो रहा है ये क्या है, सुसंगत भाग यही मिल रहा है। छायांकित भाग, सुसंगत भाग हमें मिल रहा है। हमें इस बिंदु को नहीं लेना है, ना ही इस बिंदु को, क्योंकि ये सुसंगत भाग में नहीं आ रहा है। जो सुसंगत भाग में आता है उसी बिंदु को लेकर हम अधिकतमीकरण या न्यूनतमीकरण करते हैं। तो चलिए कर लेते हैं। तो यहां से मैंने ग्राफ बना लिया और बिंदु को भी रख लिया। अब इसमें मान रखना है। तो पहले z बराबर हो जाएगा पहला 0, 0। तो 0, 0 रखने से 0 + 0 = ये टोटल 0 हो जाएगा। और दूसरा रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 0 से ये हो जाएगा 10। और तीसरा रखेंगे तो हमें मिल जाएगा z बराबर 235 बट्टे के एलसीएम ले लेंगे 19, ये हो गया, ठीक। और ये रखेंगे तो z बराबर 9 हो जाएगा। तो इन तीनों चारों में देखना है, तो ये 235 में 19 का भाग देंगे तो 10 से जब भी आएगा अधिक ही आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा अधिकतमीकरण। ये अधिकतमीकरण इस तरह से ये आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे लिख लेना है z बराबर 20/19 और 45/19 पर z बराबर कितना माने 235/19 आया। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हमें लीनियर प्रोग्रामिंग, रैखिक प्रोग्रामन को ज्ञात किया जाता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।